ठंड में बिना रजाई के सोने वाला ससुराल। सीमा की शादी भरतपुर गांव में हुई थी। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल आ चुकी थी और उसे आए अभी केवल 2 दिन ही हुए थे। धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब सर्दी बहुत अधिक थी तो सीमा ने अपनी सास शकुंतला से कहा, माँ जी ठंड बहुत बढ़ गई है, आप मुझे बता दीजिए कि सबके रजाई और कंबल कहाँ रखे हैं। मैं उन्हें निकाल कर थोड़ी धूप दिखा देती हूँ ताकि रात को ओढ़ने के काम आ सके। बहू तू कौन सी रजाई और कंबल की बात कर रही है? हम लोग रजाई कंबल ओढ़कर नहीं सोते, हम तो सिर्फ चादर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी तब जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है। सीमा ये सुनकर हैरान रह गई और बोली, माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ तो हड्डियाँ गलाने वाली सर्दी पड़ रही है और आप कह रही हैं कि आप सब सिर्फ चादर में सोते हैं। अब क्या आप लोगों को ठंड नहीं लगती? बहू पहले के जमाने में लोग बहुत कम कपड़ों में रहते थे, फिर भी उन्हें ठंड नहीं लगती थी। हम तो फिर भी समाज के डर से कपड़े पहन लेते हैं। पुराने लोग ठंडे पानी से नहाते थे, तभी तो वो लंबी उम्र जीते थे और तंदुरुस्त रहते थे। इसीलिए हमारे घर में रजाई कंबल का इस्तेमाल नहीं होता। सीमा ये बात सुनकर डर गई क्योंकि उसे बचपन से ही बहुत सर्दी लगती थी। उसने घबराते हुए कहा, नहीं माँ जी, आपका तो पता नहीं लेकिन मैं बिना रजाई के नहीं रह सकती। सच में आप लोग बहुत हिम्मत वाले हैं जो बिना कंबल के सो जाते हैं। शकुंतला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बहू, तू एक काम कर, अपने लिए बाजार से कंबल मंगवा ले। वैसे तो हम लोग इनका उपयोग नहीं करते, लेकिन अगर तू ओढ़ना चाहती है तो हम तुझे रोकेंगे नहीं। सास की बात सुनकर सीमा की जान में जान आई कि कम से कम उसे तो रजाई ओढ़ने की अनुमति मिल गई है। उसने तुरंत अपने लिए एक बहुत ही मुलायम और गर्म रजाई मंगवा ली। रात को जब सीमा और उसका पति प्रवीण सोने गए तो सीमा रजाई में दुबक कर लेट गई। उसे देख प्रवीण बोला, अरे सीमा ये क्या, अभी तो ठीक से सर्दी शुरू भी नहीं हुई और तुमने अभी से रजाई ओढ़ ली? क्या तुम्हें माँ ने बताया नहीं कि हमारे घर में कोई भी रजाई या कंबल इस्तेमाल नहीं करता? हाँ जी, माँ जी ने बताया था। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई कि मुझे ऐसा ससुराल मिला है जहाँ लोग सर्दी में भी बिना रजाई के रहते हैं। देखो सीमा, हमें बचपन से ही ऐसी आदत डाली गई है, बिना रजाई के सोने से शरीर में फुर्ती रहती है और सुबह नींद भी जल्दी खुल जाती है। अगर तुम रजाई ओढ़कर सोओगी तो सुबह सुबह आलस आएगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी बिना रजाई के सोने की कोशिश करो। बाप रे बाप, आपको ऐसे सोना है तो सो जाइए, लेकिन मैं तो रजाई ओढ़ूंगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अनोखा ससुराल मिलेगा जहाँ लोग कड़ाके की ठंड में भी रजाई से परहेज करते हैं। प्रवीण हंसने लगा और सीमा अपनी रजाई में दुबक गई, ये सोचते हुए कि इस अनोखे परिवार के साथ उसकी पहली सर्दी कैसे बीतेगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सुबह के 4 बजे थे। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और पक्षी भी ठंड के मारे चहचहाना भूल गए थे। सीमा अपनी रजाई में दुबकी हुई मीठी नींद ले रही थी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बहू, ओ बहू, उठ जा, सूर्योदय होने वाला है, जल्दी उठकर आंगन में आ। सीमा की नींद टूटी। उसने जैसे रजाई से हाथ बाहर निकाला, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ के पानी में हाथ डाल दिया। कांपते हुए वो बाहर आई। माँ जी, इतनी सुबह और इतनी ठंड में आप सब बाहर क्या कर रहे हैं? बहू, हम सब नहा चुके हैं। देख तेरे ससुर जी और प्रवीण को, दोनों ने ताजे ठंडे पानी से स्नान कर लिया है। क्या? इस कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से स्नान? माँ जी, इंसान बीमार पड़ जाएगा। अरे बहू, बीमारी तो मन का वहम है। देखो हम कितने तंदुरुस्त हैं। जो शरीर को कष्ट देता है वही लंबी उम्र जीता है। तू भी जा और ठंडे पानी से नहा ले, शरीर की सारी सुस्ती भाग जाएगी। नहीं ससुर जी, मैं तो गर्म पानी करूंगी। मेरे हाथ पर तो अभी से सुन्न पड़ रहे हैं। शकुंतला ने सिर हिलाया और बड़बड़ाते हुए रसोई में चली गई कि शहर की लड़कियां बहुत नाजुक होती। सीमा पानी भरने के लिए कुएं पर गई जहां गांव की अन्य औरतें मौजूद थीं। क्यों सीमा बिटिया, सुना है तेरे ससुराल में इस बार भी रजाई ना निकली? भरत बाबू का परिवार तो पूरे गाँव में अपनी सजीव जिद के लिए मशहूर है। हाँ रमला चाची, मैं तो परेशान हो गई हूँ। पूरा परिवार सिर्फ एक चादर में सोता है। मुझे तो रजाई ओढ़ने में भी शर्म आती है, जैसे मैं कोई अपराध कर रही हूँ। अरे डर मत, तू ओढ़ अपनी रजाई। इनके घर की तो रीति उल्टी है। पिछले साल ससुर जी को तेज बुखार था, फिर भी उन्होंने कंबल नहीं ओढ़ा। कहते थे कि बुखार तो गर्मी का प्रतीक है, उसे कंबल से और क्यों बढ़ाना। सीमा ये सुनकर और भी डर गई। उसे चिंता होने लगी कि अगर कोई बीमार पड़ा तो क्या होगा। उस रात पारा शून्य के करीब पहुंच गया था। हवा खिड़कियों की दरारों से ऐसे आ रही थी जैसे कोई चाकू चुभ रहा हो। सीमा अपनी 2 परतों वाली रजाई में भी कांप रही थी। अचानक उसे प्रवीण के कराहने की आवाज सुनाई थी। जी, आप ठीक तो हैं? आप ऐसे क्यों कांप रहे हैं? कुछ नहीं सीमा, बस थोड़ी सी ठंड लग रही है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं है, आपका शरीर बर्फ जैसा ठंडा है। प्लीज मेरी आधी रजाई आप ले लीजिए। जिद छोड़िए प्रवीण जी। नहीं, माँ को पता चलेगा तो वो कहेंगे कि मैं कमजोर हो गया हूँ। हमारे खानदान में पुरुषों ने कभी रजाई नहीं छुई। भाड़ में गई ऐसी परंपरा जो जान दे ले।
रुकिए, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। सीमा दौड़कर शकुंतला के कमरे में गई। वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह गई। शकुंतला और ससुर जी दोनों एक ही चादर में सिमटे हुए थे और ठंड के मारे उनके हाथ पैर नीले पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो उठकर गर्म कपड़े नहीं पहन रहे थे। माँ जी, ससुर जी उठिए, देखिए प्रवीण जी की क्या हालत हो गई है, उनके फेफड़ों में ठंड बैठ रही है। शकुंतला घबरा कर उठी और प्रवीण के कमरे में आई। प्रवीण का चेहरा पीला पड़ गया था। अरे बेटा, तुझे क्या हुआ? तू तो बहुत कांप रहा है। माँ जी, अब तो बस कीजिए, आप इसे बहादुरी कहती हैं। ये बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम मौसम से अपना बचाव कर सके। क्या आपको अपने बेटे की जान से ज्यादा प्यारी अपनी ये रजाई ना ओढ़ने वाली परंपरा है? शकुंतला चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि उसकी जिद उसके इकलौते बेटे को अस्पताल पहुंचा सकती है। ससुर जी, आप भी सुनिए, पुराने जमाने में लोग गुफाओं में रहते थे, तो क्या हम भी आज घर छोड़ दें? समय बदल गया है। अगर आज हमने रजाई नहीं ओढ़ी तो कल हम सब बीमार होंगे और फिर डॉक्टर को हजारों रुपए देंगे। अगले दिन सूरज निकला तो घर का माहौल बदला हुआ था। सीमा ने देखा कि ससुर जी धूप में बैठे थे और उनके कंधों पर एक पुराना लेकिन गर्म लोई यानी ऊनी चादर। शकुंतला रसोई से बाहर आई और सीमा को अपने पास बुलाया। बहू, कल रात तूने जो कहा वो मेरी समझ में आ गया। हम लोग अपनी जिद को परंपरा समझ बैठे थे। प्रवीण अब ठीक है, पर उसे वाकई बहुत तेज ठंड लग गई थी। माँ जी, मेरा मकसद आपका अपमान करना नहीं था। नहीं बहू, तूने तो हमारी जान बचा ली। आज मैंने प्रवीण को शहर भेजा है। मैंने उसे कहा है कि पूरे घर के लिए सबसे अच्छी रजाइयाँ और गर्म कंबल लेकर आए। अब से इस घर में कोई भी ठंड से नहीं ठिठुरेगा। उस दिन के बाद भरतपुर के उस घर में बिना रजाई वाली परंपरा हमेशा के लिए दफन हो गई। सुमित ठंड में कांपता हुआ घर के अंदर आता है और आते ही अपनी पत्नी साधना से कहता है, साधना, जल्दी से लकड़ी जला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आज तो मालिक ने मानो खून ही चूस लिया हो। बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठंड से हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अजी, लकड़ी कैसे जला दूं जब घर में जलाने के लिए लकड़ियां ही नहीं है। आज पिताजी की तबीयत सुबह से बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उन्हें कई बार बोला है कि ठंड में ठंडे पानी से ना नहाया करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते। बीमार होने के कारण आज वो लकड़ियां लेने गए ही नहीं। पुराने जमाने के लोगों को जितना भी समझा लो, ये समझते ही नहीं है। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे घर में चूल्हा है और हम लकड़ी से आग जलाकर पानी गर्म करके नहा तो सकते हैं ना। लेकिन पिताजी तो सुनते ही नहीं। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाना उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती। हर साल यही परेशानी होती है। सुमित भी अपने पिता मनीष की चिंता कर रहा होता है कि तभी मनीष वहाँ पर आते हैं और सुमित से कहते हैं, अरे सुमित बेटा, इतनी चिंता मत कर मेरी। ये सर्दी जुकाम तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तेरा बाप बहुत सख्त जान है, इतनी जल्दी उसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो मेरी तबीयत खराब देखकर बहू ने मुझे लकड़ियां लेने के लिए जाने ही नहीं दिया। तभी वहाँ पर खांसते हुए राजू आता है और कहता है, माँ वो सब छोड़ो ना, अब तो ठंडी बहुत हो गई है और पिताजी भी आ गए। आप संदूक में से रजाई निकलवा दो ना। जी हाँ, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और चादर से ठंड खत्म नहीं होती है। वैसे भी चादर बिछ चुके हैं। हमारे घर में एक ही तो रजाई है, उसे निकाल लेते हैं। कम से कम पूरा परिवार उसे ओढ़कर सो तो पाएगा। अब साधना और सुमित मिलकर उस संदूक को खोलते हैं जिसके अंदर रजाई रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उसमें से 2-4 चूहे निकलकर इधर उधर भागने लगे। साधना ने जैसे रजाई को हाथों में उठाया, वह माथा पीटते हुए कहने लगी, अरे सत्यानाश हो इन चूहों का। एक ही तो रजाई थी हमारे घर में, वो भी इन्होंने खराब कर दी। अब मेरा गरीब परिवार क्या करेगा? इस फटी हुई रजाई में भला ठंड कैसे रुकेगी? अब रात भर ठिठुरना ही हमारी किस्मत में लिखा है। साधना बहू, अब जो है यही है। ठंड में गरीब परिवार की एक ही रजाई है और इसे ही ओढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसी भी हो। साधना ने अपने पूरे परिवार के ऊपर वो रजाई डाल तो दी, लेकिन उस रजाई में से बदबू आ रही थी और वो जगह जगह से फट चुकी थी, जिस वजह से पूरा परिवार रात भर ठंड में ठिठुरता रहा और उसे ओढ़ नहीं पाया। राजू रात भर खांसता रहा और सुमित बेचैनी से करवटें बदलता रहा। तभी अगली सुबह गांव का भीम, जो कि सुमित का दोस्त था, वो भागते हुए आया और कहने लगा, जल्दी चल सुमित, गांव के जो जमींदार है ना, उनके घर बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए वो गरीबों को मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे हैं। तू अपने परिवार को भी लेकर चल, तेरा नंबर भी आ जाएगा। हो सकता है तेरे पूरे परिवार को 4 अलग अलग रजाई मिल जाए। अगर ऐसा ना भी हुआ तो पूरे परिवार के हिस्से में एक रजाई तो आ ही जाएगी। सुमित ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को लेकर जहाँ जमींदार जी
मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे थे वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार ठंड में लाइन में लग जाता है। लेकिन मौसम की मार थी या प्रकृति का अत्याचार कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है और उसका पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। राजू ने कांपते हुए कहा, माँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड तो हमारी उस झोपड़ी में भी नहीं लगती जिसमें जगह जगह छेद हो रहे हैं। माँ कुछ करो ना। बेटा बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, जैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा हम रजाई लेकर यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद उस रजाई के अंदर हम आराम से सोया करेंगे। वो लोग काफी देर तक बारिश और ठंड में खड़े रहते हैं और जब तक उनका नंबर आता है किस्मत से एक ही रजाई बचती है और जमींदार वो रजाई सुमित के परिवार को दे देता है। राजू बहुत ज्यादा खुश था और अपनी झोपड़ी में उस रजाई के साथ आकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा पूरा परिवार एक रजाई के अंदर सोया करेगा तो हमारी ठंड बहुत आराम से निकल जाएगी, क्योंकि रजाई बहुत गर्म जो है। हाँ मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान का साथ है हमारे पास और ये गर्म रजाई। पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा खुश था और उस रात को पूरा परिवार ठंड में एक रजाई के अंदर बहुत ही आराम से सोता है। सबको बहुत ही सुकून की नींद आती है। सुबह जैसे ही साधना उठती है तो वो सुमित को काम पर जाने के लिए उठाती है। अजी उठ जाइए, सुबह हो गई, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? इतना आलस करना भी अच्छा नहीं होता है। अरे साधना सोने दो, बहुत दिनों के बाद तो इतनी गर्मी में नींद आई है, सोच रहा हूँ छुट्टी कर लूँ। छुट्टी करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी तनख्वाह कटती है और हमारे राजू की पढ़ाई में दिक्कत आती है, फिर पिताजी की दवाइयों का भी तो देखना है। चुपचाप उठ जाइए और काम पर जाइए, वरना मैं इस रजाई पर पानी डाल दूंगी और उसके बाद वो हफ्ते भर तक नहीं सूखेगी। सुमित ये बात सुनकर डर जाता है और चुपचाप उठकर काम पर चला जाता है। वहीं मनीष दोपहर में लकड़ियां काटने चला जाता है। राजू स्कूल गया हुआ था और साधना ने सोचा अभी तो घर पर कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी नई रजाई को थोड़ी देर धूप लगने के लिए धूप में डाल दूं। इस बहाने ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। वैसे भी इतनी मेहनत से मिली है, थोड़ी देर धूप में रहेगी तो इसकी नमी दूर हो जाएगी और ये और भी आरामदायक लगेगी। साधना ये बोलकर अपनी रजाई को बाहर रस्सी पर धूप में डाल देती है ताकि उस पर थोड़ी सी धूप लग जाए और वो ठीक हो जाए और साधना घर के काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद राजू आ जाता है और उसका भी खेलने की वजह से रजाई पर ध्यान नहीं जाता और सुमित आकर खाना खाता है और वो भी रजाई के बारे में नहीं पूछता। रात के समय जब सोने की बारी आती है तो मनीष ने कहा, अरे बहू रजाई कहाँ है? हमारी रजाई तो लाओ, उसके बिना तो हमें नींद नहीं आएगी। वैसे भी वो रजाई कहीं नजर नहीं आ रही। पिताजी मैंने वो रजाई धूप में रख दी थी ताकि वो थोड़ी ठीक हो जाए, मैं अभी लेकर आती हूँ। साधना जैसे ही बाहर उस रजाई को देखने के लिए जाती है तो उसे वो नजर नहीं आती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोरों से चीखती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका पूरा परिवार बाहर आता है और सुमित कहता है, क्या बात हो गई है साधना, तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है जी, देखो ना हमारी रजाई चोरी हो गई। ठंड में पूरा परिवार एक रजाई का इस्तेमाल कर रहा था, अब हम क्या करेंगे? साधना बहुत रोती है लेकिन उन लोगों को वो रजाई नहीं मिलती। मनीष, सुमित और राजू जगह जगह जाकर उस रजाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब नाकाम होते हैं। अब पूरा परिवार ठंड में ठिठुर रहा होता है और सुमित कहता है, क्या जरूरत थी साधना तुम्हें वो रजाई धूप में रखने की? वैसे भी नई रजाई को धूप में कौन रखता है? तुम्हारी वजह से देखो आज हमारा परिवार फिर से ठंड में ठिठुर रहा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम तो फिर भी गुजारा कर लेंगे लेकिन राजू का क्या होगा? जी मुझे क्या पता था कि इस घर में इंसानों से ज्यादा चोर रहते हैं जिसे इस गरीब परिवार पर थोड़ा भी तरस नहीं आएगा और वो ऐसा काम करेंगे। मेरी एक छोटी सी गलती ने आज हमें फिर उसी पुरानी भयानक ठंड के हवाले कर दिया है। पूरा परिवार ठंड में तड़प रहा होता है कि तभी जमींदार वहाँ पर आता है और कहता है, अरे सुमित कैसा है तू? और तुम सब लोग इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आपको क्या बताएं जमींदार जी, पूरे परिवार में ठंड से बचने के लिए एक ही रजाई थी, वो भी आपने दी थी। आज वो रजाई भी बाहर से चोरी हो गई, अब हमारा क्या होगा? जमींदार ने हंसते हुए सुमित से कहा, सुमित लगता है तेरा भाग्य उतना भी बुरा नहीं है जितना तू सोचता है। मैंने पूरे गांव में रजाई और कंबल बांटे थे लेकिन सिर्फ तेरा परिवार था जिसे एक ही रजाई मिली थी और फिर जब और रजाइयां मैंने मंगवा ली तो सोचा तेरे हिस्से की बची हुई 3 रजाइयां तुझे घर पर आकर दे जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद गरीब परिवार के चेहरे पर चमक आ जाती है क्योंकि उन्हें उम्मीद की एक नई रोशनी मिली थी। जिसके बाद जमींदार अपने आदमी को आवाज लगाता है और उसका आदमी 3 रजाई लेकर आता है। अरे वाह, जमींदार जी तो बहुत अच्छे हैं। अब हमारे घर में 3-3 रजाई है और अब हम लोगों को ठंड नहीं लगेगी। जमींदार भी प्यार से राजू के सर पर हाथ रखता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद राजू के परिवार को अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। सुमित सारा दिन मेहनत करता और रात में उसका परिवार आग जलाकर रजाई में बैठा करता था। सुमित अब अलग रजाई में सोया करता और राजू अपनी माँ साधना के साथ एक रजाई ओढ़ता और मनीष एक अलग रजाई में सोया करता था। लेकिन साधना ने कभी भी वो पुरानी रजाई जो चूहे ने कुतर दी थी उसे फेंका नहीं और हमेशा संभाल कर रखा, एक याद की तरह। वो रजाई उन्हें हमेशा उस मुश्किल समय की याद दिलाती थी जब एक छोटी सी रजाई में उनका पूरा परिवार सिमटकर सोया करता।